नमस्कार, मैं हूं सृष्टि ओझा और स्वागत करती हूं आपका भिलाई टाइम्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं भिलाई के ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी अपना नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मूवी फोरसम के डायरेक्टर नीरज गोयल जी और एक्टर यशवंत गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पूरी मूवी के सफ़र के बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया और हमको यहाँ बुलाया इंटरव्यू करने के लिए। और एक्चुअली ये बहुत बड़ा और बहुत ही वास्ट सवाल है कि ये जो पूरा मूवी का सफ़र कैसा रहा, तो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा दो चार चीज़ें बस। कि मेरी परवरिश भिलाई में ही हुई है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और मेरे पिताजी यहाँ बीएसपी सेल के एम्प्लॉयर हैं और वो वहाँ से रिटायर हुए हैं। और मेरी मदर जो है वो एक होम मेकर हैं और मेरी पढ़ाई बीएसपी स्कूल से ही हुई। और फिर मैंने भी एज ए रेगुलर स्टूडेंट की तरह भिलाई के इंजीनियर ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर है और मेरे बड़े भाई भी इंजीनियर है। और फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की, बट शुरू से ही मेरा जो रुझान था वो कला के प्रति था। और मैं बचपन से ही थिएटर कर रहा हूँ। 5 साल की उम्र में मैंने पहले फर्स्ट टाइम प्ले किया था, अपने पहला परफॉर्मेंस था मेरा। और फिर तब से मैं थिएटर करता था रेगुलरली। बट जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो फिर इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि मेरी थिएटर छूट गई, मतलब मैं थिएटर करना बंद कर दिया। और जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे मुंबई जाने का मौका मिला फर्स्ट टाइम। मेरे भाई वहाँ पे जॉब कर रहे थे, तो जब मैं वहाँ पहुँचा और फिर मैंने वापस वहाँ पे थिएटर ज्वाइन किया कुछ समय के लिए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है। ये थिएटर ही है जो मेरे को ज़्यादा पसंद है और ये थिएटर ही जो मेरे को ड्राइव करता है। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ और मैं थिएटर करना चाहता हूँ। तो एक मिडिल क्लास फैमिली पेरेंट्स की तरह उन्होंने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप वापस आइए, आप आके इंजीनियरिंग कंप्लीट करिए अपना, उसका आप जो करना चाहे कर सकते हैं। बट तब तक मैंने वहाँ पे एक एक्टिंग स्कूल में बात कर रखी थी और मुझे एक्टिंग स्टार्ट करना था और थिएटर कंटिन्यू करना था। तो मैंने पेरेंट्स को बोला ठीक है, मेरे को 6 महीने का वक्त दे दो और उसके बाद मैं आऊँगा वापस। और फिर वो लोग नहीं माने इस बात को, बट मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया और मैं वापस नहीं आया। और मैंने अपना एक सेमेस्टर मिस किया, जिसकी वजह से मेरे बैकलॉग भी हो गए। और फिर जो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, मैंने वो 5 साल में कंप्लीट की। और उसी दौरान फिर मैंने थिएटर किया और फिर मैं लिखने भी लगा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एज एन शायद अच्छा एक्टर नहीं हूँ, बट मैं एक अच्छा राइटर हूँ और मैं अच्छी फिल्में डायरेक्ट कर सकता हूँ। और फिर मैंने मराठी इंडस्ट्री में काम करना चालू किया। मैंने 3-4 फिल्मों में असिस्ट किया वहाँ के डायरेक्टर्स को। और उसी दौरान मैंने 3-4 शॉर्ट फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, एड्स बनाए लोगों के लिए। और देन उसी दौरान मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं एक बड़े फॉर्मेट की तरफ मूव ऑन कर सकता हूँ और एक पूरी फीचर फिल्म बना सकता हूँ शायद। तो फिर वहाँ से आइडिया आया मेरी पहली फीचर फिल्म फोरसम का। और मैं चाहता था कि मैं जो भी कहानी कहूँ, अब जो मेरी कहानियाँ हों, मैं हमेशा से उसे चाहता हूँ कि वो मेरे रूट्स की कहानियाँ हों, जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं समझता हूँ। वो कहानी ऐसी कहानियाँ हों जिसे मैं कह सकूँ। तो ये कहानी जो फिल्म है हमारी फोरसम, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं आज, जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं आज, वो कहानी 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की है। और फिर जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसी दौरान मैंने उसकी स्क्रिप्टिंग चालू की और फिर फिल्म ख़त्म होकर हमने उस फिल्म को यहाँ शूट किया। और आज वो फिल्म हम लोगों को बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में हम उसे लेके जा रहे हैं और ऑडियंस का बहुत प्रेम मिल रहा है हम लोगों को। और हमने कुछ अवार्ड्स भी जीते हैं उस फिल्म को लेके। चलिए, मुझे इस बात की तो बहुत खुशी है कि आपने अपना सपना भी पूरा किया और आपके जो माँ बाप का सपना था इंजीनियरिंग को लेकर, आप वापस आकर कमबैक करके आपने उसे भी पूरा किया। खैर, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो मूवी है फोरसम, इसका जो टाइटल है, इसको चूज़ आपने कैसे किया? इसके पीछे एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। मैं हमेशा मैं कहानियाँ लिख लेता हूँ, लेकिन कहानियों के शीर्षक के लिए बहुत परेशान होता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि इसका कहानी का नाम क्या होना चाहिए, मतलब इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो पहले इस कहानी को, और मैं उसमें फंसने लगता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक वर्किंग टाइटल दे देता हूँ ऐसे कुछ भी, और लिखना चालू कर देता हूँ। तो जब फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी थी, फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल भी हो चुकी थी और हम लोगों ने कास्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी, तब तक ये फोरसम नाम फाइनल नहीं था फिल्म का। तो फिल्म का नाम पहले 4 बॉयज़ था, जो एक बेसिक सा टाइटल था और मुझे वो टाइटल पसंद नहीं था, बट काम आगे बढ़ाने के लिए मैंने वो लिख दिया था। और फिर हम लोग मुंबई में एक दिन मेरे कुछ पुराने कॉलेज इंजीनियरिंग के दोस्तों के साथ मैं बैठा हुआ था, ऐसी बातचीत चल रही थी, तो मैं उन्हें कहानी सुना रहा था कि यार एक मैंने कहानी लिखी है और 4 लड़कों की कहानी है, ऐसा ऐसा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या नाम रखूँ फिल्म का। तो एक दोस्त ने मस्ती में कहा कि यार 4 लोगों की कहानी है, तू फोरसम क्यों नहीं रखता है?
तो उसका तात्पर्य कुछ और था फोरसम से, बट मुझे लगा कि यार बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है और बहुत ही कैची भी है, और मैं चाहता था क्यों ना एक कैची नाम हो। और फिर मैंने फोरसम को ब्रेक किया, और उससे फिर मैंने हमारे फिल्म का नाम फोरसम इस तरीके से कि 4 न्यूमरिक होता है और देन SUM होता है। तो 4 मतलब 4 और SUM मतलब एडिशन। तो हमारी कहानी ही 4 लोगों की है, और जब 4 लोग मिलते हैं तब ये कहानी पूरी होती है। और ये कहानी इंजीनियर्स के ऊपर है, और इंजीनियर में कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो इसलिए मैंने फिर अपनी कहानी का नाम और इस फिल्म का नाम फोरसम रखा। अच्छा, मतलब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट भी की और आपने उसकी मूवी भी बना डाली। बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। और मैं अब आपसे सवाल करना चाहूँगी यशवंत जी, आपने चमन बहार जैसे आपने बहुत सी मूवीज़ में काम किया है, आपका फोरसम मूवी में आपका क्या किरदार रहा? फोरसम में मेरा एक किरदार है जिसका नाम राज है, और ये बहुत ही फ़नी लड़का है, कॉलेज का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। और जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, और ये इसमें रस बहुत ज़्यादा है इसके किरदार में। ये हंसता भी है और ये मस्ती भी करता है, और ये लोगों के साथ मतलब ऐसी सारी चीज़ें करता है जो और किरदार नहीं करते हैं। और ये एक किस्म का एक ऐसा फ़नी लड़का है जो आप मतलब आपके आसपास शायद आपका भी कोई दोस्त हो सकता है ऐसा। तो कुछ इस तरीके का ये किरदार है राज। और चमन बहार में आपने पानठेला ही अपना बेच दिया था, इस मूवी में भी कुछ बेचा है क्या आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। उस समय तो वो कहानी की डिमांड थी, अब शायद कभी और कहानी की डिमांड आएगी तो ज़रूर बेच देंगे। ठीक है। तो यशवंत, एक्टर्स की लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं वो। तो आपके लाइफ में आपने ऐसा क्या स्ट्रगल किया, आपने इस मुकाम तक आप जो आज हैं, आप जो पहुँचे हैं, जो आपको आज देश में विदेश में आपको पूरा भिलाई, आपको बहुत से लोग आपके नाम से जानने लग गए हैं। तो आप मुझे अपने पूरे स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में आप कुछ वर्ड्स में अगर आप मुझे बता सकें। देखिए, अब मुझे पता नहीं कि ये स्ट्रगलिंग लाइफ है कि क्या है, जो भी एक एक्टर की लाइफ है। और मैं जब से मैंने एक्टिंग को अपना पैशन माना है, और जब से मैंने ठाना है कि सिर्फ मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे स्ट्रगल जैसा तो कुछ अभी तक लग नहीं रहा है। और अगर शुरुआत की बात करूँ तो मैंने 2013 में थिएटर से शुरुआत की, और मैंने भिलाई से ही शुरुआत की थी, दृष्टिकोण से। और उसके बाद मैं राजनांदगांव में, खैरागढ़ में अलग अलग जगह मैं शो करते रहा, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने की कोशिश की। क्योंकि जब हम थिएटर में काम करते हैं तो हमें अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करना होता है, जिससे आप उनका एक नज़रिया समझ पाते हैं कि कौन सा डायरेक्टर क्या चाहता है। और इस तरीके से अलग अलग लोगों के साथ काम करके फिर मैंने कई सारी फिल्मों में एज एन AD भी काम किया। मैंने कैमरे के पीछे बहुत सारी फिल्मों में काम किया हुआ है। उससे मैंने ये समझा कि कैमरे के सामने जब आप होते हैं तो उसके पीछे की दुनिया क्या होती है, कितने लोग खड़े होते हैं आपको लाइट लेकर के। तो उस दुनिया से रूबरू होने के लिए मैंने बहुत समय कैमरे के पीछे रहा मैं। उसके बाद फिर मुझे फोरसम में मौका मिला, तो फिर मैंने फोरसम की। और जैसे कि आपने चमन बहार का नाम लिया, तो उसमें भी मैंने एक छोटा सा किरदार निभाया। ये अभी भिलाई में जो हमारा यूथ है, तो ये आपको लगता है, आप मुंबई से, आप वहाँ के लोगों से आप मुलाकात किए होंगे, मिले होंगे, वहाँ के यूथ को आप देखे होंगे, तो हमारा जो भिलाई शहर है, यहाँ ये एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। तो आपको लगता है कि यहाँ के देख कर कि यहाँ के जो यूथ हैं वो इस मूवी, जो भी आप मूवी आप आगे आप प्रोजेक्ट आप लेकर आएंगे, तो यहाँ के लोगों को आप चाहते हैं, यूथ को, कि आप आगे बढ़ा सकते हैं? और कुछ अब इसके बारे में आप कुछ बताइए मुझे अच्छा सा। देखिए, मैं तो यहाँ का ही हूँ, है ना, मीन्स मुझे तो, और भिलाई में ऐसा है ना कि अभी तक मैंने देखा है कि जैसे यहाँ पे इप्टा है ना, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिंग और थिएटर्स चल रहे होते हैं, थिएटर प्लेज हो रहे होते हैं रेगुलरली। और यहाँ से बहुत अच्छे बड़े बड़े कलाकार हमने बॉलीवुड को और अलग अलग इंडस्ट्री को दिया है, अलग अलग माध्यम है, सिर्फ फिल्म नहीं, अच्छे बड़े बड़े लेखक यहाँ से हुए, मुक्तिबोध यहाँ से हैं, है ना। तो हमने बहुत अच्छा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है एज ए ओवरऑल छत्तीसगढ़ का भिलाई का। तो मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि हम लोग किसी भी चीज़ में यहाँ पे कोई कमी है।
बस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री अभी, छत्तीसगढ़ बहुत नया है, 20 साल ही हुए हैं छत्तीसगढ़ को, तो बहुत ही यंग इंडस्ट्री है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बेहतर होते जा रही है। और जो नए लोग हैं, जो मेरे को लगता है कि उनको आना चाहिए सामने। और क्या होता है कि हम, जैसे मैं यहाँ से बाहर गया और फिर अब मैं वापस लौट के यहाँ पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक फ़िल्म बनाई और नेक्स्ट फिल्म भी हम लोग बनाने वाले हैं बहुत जल्दी यहाँ पे। तो मुझे बहुत उम्मीद है यहाँ के लोगों से, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने टैलेंटेड लोग हैं, बस उनको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और हम कोशिश करेंगे कि हम कितनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमको उनसे ये उम्मीद है कि वो हमको इतना बेहतर करके देंगे कि हमको बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम एक अपना यहाँ पे एक बोल सकते हैं इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए नए लोगों की ज़रूरत है। और नए लोग हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, और जल्दी वो लोग सामने आने लगेंगे, क्योंकि डिजिटल मीडियम है आज की डेट में, और हर कोई हर जगह पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत उज्जवल भविष्य है, और बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है यहाँ पर, और बहुत बेहतर होने वाला है। यशवंत, मैंने जैसे कि सुना, चमन बहार मूवी में आप जिस ऑडिशन के लिए गए थे, लेकिन आपको किरदार कुछ दूसरा ही मिल गया, तो मैम दरअसल हुआ ये था कि मैं जिस किरदार के लिए कास्टिंग मैंने की थी, वो एक्चुअली मेरे दोस्त का एक किरदार था, जो मेरा दोस्त है नीरज झुके, उसको मिला था जो मैंने किया। जब मैं गया, डायरेक्टर ने मुझे देखा, तो उसने 2 मिनट मुझे देखा, फिर ऐसे घुमाया, भाई लेफ़्ट हो जा, फिर राइट हो जा, तो फिर उसने मेरा ऑडिशन भी देखा। तो वो जिस किरदार के लिए मैं गया था वो तो मुझे मिला नहीं, उन्होंने वो नीरज झुके का किरदार मुझे दे दिया, जो जीतू का दोस्त होता है ना, उसमें क्या नाम था उसका, पान वाला, तो वो वाला किरदार फिर मुझे तुरंत वहीं पर मिल गया। तो और जो मैं जिस किरदार के लिए गया था वो मेरे दोस्त को मिल गया, फिर ऐसा हुआ। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में आपकी फ़िल्म को कौन कौन से अवार्ड मिले? मैम, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारे देश का मतलब बहुत ही बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, और यहाँ हमारी फिल्म फोरसम को 3 बड़े अवार्ड मिले। एक था बेस्ट इंडियन फिल्म अवार्ड, और दूसरा अवार्ड है बेस्ट म्यूज़िक अवार्ड, जो नीलेश पतंगे जी को मिला, और तीसरा अवार्ड था मुझे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। गोयल जी, आपने फ़िल्म को रिलीज़ करने से पहले फेस्टिवल्स में क्यों भेजा? इसके क्या रीज़न्स थे? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जब भी हम फिल्म्स बनाते हैं, तो फिल्म्स का पर्पस ये है ऑडियंस फाइंड करना। तो जैसे मेरी पहली फीचर फिल्म है, राइट, तो एज ए फिल्म मेकर मैं कहीं स्टैंड नहीं कर रहा था इससे पहले। तो अगर मान लीजिए हम एक फ़िल्म बनाते और फिल्म को डायरेक्ट हम थिएटर रिलीज़ के लिए देखते, या फिर आज के डेट में से OTTs या डिजिटल रिलीज़ के लिए देखते, तो हमारे पास ऑडियंस कम होती, क्योंकि हमारे फिल्म में ऐसे नॉन फेसेस नहीं हैं जो एक ऑडियंस पुल ऑफ कर सकें हम लोग कि हाँ ये फिल्म रिलीज़ हुई है, इतने लोग देखेंगे। ऐसा होता नहीं है जनरली छोटी फिल्मों के साथ। तो और ये फिल्म आने का पर्पस ही यही था कि एज ए पर्सनली मुझे एज ए फिल्म मेकर एक नेम एस्टेब्लिश करना था, ताकि मैं अपने एक ऑडियंस बना सकूं जो हमारी फिल्म आके देखे। देन ये फिल्म जब मैंने लिखने स्टार्ट की थी, तो उस समय ही नेटफ्लिक्स आया था इंडिया में। बट मैं नेटफ्लिक्स काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा था कि जो नेटफ्लिक्स US में चल रहा है, या फिर जो बाकी OTTs चल रहे हैं, जैसे एक नेटफ्लिक्स होता है, एक रोकू होता है, HBO का अपना एक OTT है, तो ऐसे सबके अपने अपने OTTs हैं। तो जब मैंने ये फ़िल्म लिखी, तो मेरे जो ऑडियंस थे, मेरे दिमाग में यही था कि ये फ़िल्म मैं एक OTT के लिए बना रहा हूँ। मैंने एक थिएटर ऑडियंस के लिए और एक थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए फ़िल्म नहीं बनाई थी। बट अगर आपको OTT ऑडियंस तक पहुँचना है, तो आपको पहले एक उस फिल्म को क्रिटिकली एक्लेमिनेशन चाहिए होगी, वरना वो फिल्म कोई देखेगा नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप फिल्म फेस्टिवल फिल्म भेजते हैं, तो आपको डिफरेंट कल्चर के लोग आपकी फ़िल्म देखते हैं। अब जैसे हमारी फ़िल्म अभी तक 16-17 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में चल चुकी है। हमारी फ़िल्म लॉस एंजलिस में चली है, हमारी फ़िल्म जापान में चली है, हमारी फ़िल्म बॉस्टन में चली है। देन अभी कुछ दिन पहले खबर आई है कि एक सोफिया मीनार में एक बल्गेरियन फिल्म फेस्टिवल है, जो बल्गेरिया में होता है, फिल्म वहाँ चलने वाली है। और देन फिर हमने जयपुर में अवार्ड जीता है। तो जब डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट टाइप के ऑडियंस, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आपकी फ़िल्म देखते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपकी कहानी से, ये एक बहुत बड़ा मकसद होता है फिल्म फेस्टिवल फिल्म भेजने का। और वो रिएक्शन से हमें समझ में आता है कि क्या ये फ़िल्म उन तक कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भाषा नहीं होती है। वो हम हिंदी भाषा की फ़िल्में नहीं जानते, उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। और जब वो हिंदी फिल्में देखते हैं सबटाइटल पढ़ के, और देन वो फिल्म जब उनसे कनेक्ट करती है, तो वो जो एक खुशी होती है हमको कि हाँ मेरी फिल्म में जो काम कर रही है, इमोशनली हम कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से, तो वो मुझे चेक करना था कि क्या मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूँ, या फिर मैं ऐसी फिल्म बना सकता हूँ जो डिफरेंट
लैंग्वेज डिफरेंट कल्चर के लोगों को कनेक्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पस होता है फिल्म फेस्टिवल में भेजने का, और मेरा ये पर्पस था। और भिलाई में कुछ यूथ जो क्रिएटर्स हैं, जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, उनके लिए बस ये कहना चाहूँगा कि फ़िल्म बनाएं, और कुछ नहीं है। मीन्स हमको क्या लगता है कई बार कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं कल ये करूँगा, मैं फ़िल्म बनाऊँगा, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास, मैं एक्टर्स कैसे लाऊँगा, उस हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स लिख रहे होते हैं। लेकिन जो फिल्म मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस ही यही है कि आपको हर स्टेज में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आएंगे। तो ये जो पार्ट है फिल्म मेकिंग का ना, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है एज ए फिल्म मेकर। अगर मैं खुद को फिल्म मेकर बोलता हूँ तो अगर मैं फ़िल्म बनाता हूँ तभी मैं फिल्म मेकर हूँ, और अगर मैं फ़िल्म नहीं बनाता हूँ तो मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ। तो इसका सिंपल एक ही फंडा है कि आप फिल्म बनाइए, लाख प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जिस दिन आप फिल्म बनाने की प्रक्रिया में घुस जाएंगे और जब फिल्म बनाने लगेंगे ना, तो अपने आप रास्ता निकलता है, आपको अपने आप लोग मिलते हैं। हाँ, बट पैशनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने चुना है। आपके पेरेंट्स ने जनरली नहीं होता है, यहाँ के पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि जा बेटा राइटर बन जा, बेटा डायरेक्टर बन जा, या फिल्म मेकर बन जा। आपने चुना है कि आपको फिल्म बनाना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको फिल्म बनाना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉब्लम जो होंगे उनको साइड करके छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी फीचर फिल्म बनाए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि 60-70 मिनट की फिल्म बनानी है ना। आप छोटी छोटी फिल्में बना सकते हैं। और छोटी फिल्में क्या होती है ना कि छोटी फिल्मों का रीच बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जल्दी लोगों तक पहुँचती है, जल्दी ट्रैवल करती है। तो वो उससे क्या होता है कि जब आप एक फ़िल्म बना लेते हैं ना, तो आपको जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है बहुत हाई हो जाता है, तो आप फिर आगे मूव कर सकते हैं। तो फिल्म बनाना इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी लोगों को कहना चाहता हूँ कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना इन द सेंस आपको फिल्म्स पढ़नी पड़ेगी, आपको फिल्म्स देखनी पड़ेगी, आपको सिनेमा देखना पड़ेगा, आपको सिनेमा समझना पड़ेगा, और फिर टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा फिल्म को। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज के डेट में ये लगता है कि डिजिटल एरा है, हर इंसान के जेब में सेलफ़ोन है, और सेलफ़ोन में इतना अच्छा कैमरा है कि आप उससे फ़िल्म बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग टेक्निकली पढ़ते नहीं हैं फ़िल्मों को। तो जब वो टेक्निकली पढ़ते नहीं हैं तो उनको लगता है कि मैं फ़िल्म बना सकता हूँ, और वो फ़िल्म बनाने निकलते हैं, और जब फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाने के प्रोसेस में ही उनको रियलाइज़ हो जाता है कि ये फ़िल्म मैं जो सोचा था वो नहीं बन रही है। तो वो नहीं बन रही है, इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आपको टेक्निकली आप साउंड नहीं हो, आप टेक्निकली आप अपने उसको पढ़ा नहीं है। तो टेक्निकल जब तक आप फिल्म को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप टेक्निकली फिल्म नहीं बना पाएंगे। और अगर टेक्निकली फिल्म आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप कितनी अच्छी भी कहानी कहें, वो एंगेजिंग नहीं होगी, और जब वो एंगेजिंग नहीं होगी तो आपको आपकी ऑडियंस नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि फ़िल्म बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जज्बा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल फ़िल्म बना सकते हैं। और फिल्म बनाने के लिए किसी फिल्म स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक धारणा भी है कि लोग फिल्म स्कूल जाके ही फिल्म मेकिंग सीखते हैं, ऐसा नहीं है। फिल्म मेकिंग स्कूल जाके आप बहुत कुछ सीखते हैं, नो डाउट, वहाँ से आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होकर आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको फिल्म स्कूल जाना ज़रूरी है। अब क्योंकि मैं कभी फिल्म स्कूल पे नहीं गया हूँ, मैंने फिल्म स्कूल नहीं गई, मैंने फिल्म देख के फिल्म सीखी है, फिल्म पढ़ के मैंने फिल्म सीखी है। और मुझे ये लगता है कि आज के डेट में इंटरनेट ऐसा माध्यम है कि वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप पढ़ के सीख सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें करके आप बड़ा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ कुछ बड़ा करें, छोटी फिल्म बना सकते हैं और फिर उसको सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। यशवंत, आजकल की जो यूथ है जिन्हें एक्टर बनने का बड़ा शौक़ है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन वो डरते हैं बहुत। तो एज एन यूथ आर्टिस्ट आपका क्या कहना है इसमें? मैम, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब कुछ भी करने निकलते हैं तो वो एक डर तो होता ही है, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप किस दिशा में जाएंगे। और ख़ासकर अगर हम किसी भी आर्ट फील्ड की अगर बात करें तो वहाँ आपका भविष्य तय नहीं होता है। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो एक आपको पता होता है कि आपको इतनी फ़ीस मिलनी है। लेकिन ये एक आर्ट फील्ड ऐसा है ना मैम, जहाँ पर ना समाज डिसाइड करता है कि आप आर्टिस्ट है कि नहीं। ना आपका कोई सर्टिफिकेट डिसाइड करता है, ना ही मेरा ये अवार्ड डिसाइड करेगा कि मैं आर्टिस्ट हूँ कि नहीं, ये समाज डिसाइड करेगा। अगर उसने मुझे मान लिया तो उस दिन मेरे लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे, मेरे लिए सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जो आपने जो यूथ की बात की ना, वो इन्हीं चीज़ों से डरता है। वो जब देखता है ना कि आगे का भविष्य, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि उसको, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है, आप इसमें एक दिन में भी चमक वो सकते हो, आपको 10 साल भी लग सकता है।
आपने मतलब बॉलीवुड में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने 10-10 साल स्ट्रगल किए, उसके बाद आज वो बड़े बड़े स्टार्स हैं और कोई एक रात में भी चमक गया। तो बस यही एक चीज़ है कि आज का यूथ जो है इस फील्ड में और ख़ासकर किसी भी तरीके के आर्ट फील्ड को चूज़ करने से पहले डरता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर एज एन एक्टर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अभी छत्तीसगढ़ पे हूँ और मैं छत्तीसगढ़ में ही रह के मैंने 8 साल काम कर लिया और जितना भी मैंने काम किया है, मैंने जितना भी थोड़ा बहुत कुछ अभी पाया है वो सिर्फ मैंने यहीं से रह के पाया है। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आजकल सारी चीज़ें इतनी फास्ट और इतनी पास हो गई है कि आप यहाँ रह के भी मुंबई का ऑडिशन क्रैक कर सकते हैं। मतलब मैंने लॉकडाउन में पता नहीं कितने ऑडिशन दिए हैं, कितने ऑडिशन क्रैक हुए, कितने नहीं हुए, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं रखता। मैंने यहाँ बैठे बैठे ऑडिशन दिए, ये महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ है जो छत्तीसगढ़ में शूट करने आने वाली है, यहाँ के एक्टर्स को वो लेने वाले हैं। तो यहाँ के जो एक्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि आप सीधे, आपको मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं तो भी सही, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण तो भी आप अगर यहाँ रह के काम कर रहे हैं, अगर आप सच्ची तरीके से काम करते हैं तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं काम मिलेगा। तो बस चलिए यशवंत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। और ये थे हमारे साथ डायरेक्टर नीरज गोयल जी और एक्टर यशवंत जी, और इनको मैं 4SM के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भिलाई टाइम्स की तरफ से।